और आइए अब शुरू करते हैं प्राइम एट 4, जिसमें आपको प्राइम टाइम की हर खबर की ऑप्टिमम डोज मिलती है। आज क्या है प्राइम एट 4 में खास, पहले वो बताता हूं आपको। जब आधी रात को वायनाड पर पड़ी कुदरत की मार तो कैसे मच गया हाहाकार। क्या है ताजा हालात आपको बताएंगे। वायनाड की इस वक्त की स्थिति, 48 घंटे में दूसरी बार पटरी से उतरी रेल, किसकी सियासत हुई डीरेल, ये खबर भी आपके सामने रखूंगा। और गच्चा पॉलिटिक्स, ये गच्चा पॉलिटिक्स क्या है और इसमें कैसे फंसे अखिलेश, यूपी की सियासत में क्या है नया कलेश, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। और इसके अलावा पीएम मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध, लेकिन जंतर मंतर पर केजरीवाल के साथ विपक्ष एकजुट, ये खबर पूरी डिटेल के साथ आपके सामने होगी। लेकिन शुरुआत इस बड़ी खबर से जो हरियाणा से आ रही है। फतेहाबाद में कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। कांवड़ियों ने स्कूल बस में तोड़फोड़ की। कांवड़ में टक्कर के बाद बस में पथराव किया गया। कांवड़ियों का एक जत्था हरिद्वार से कांवड़ भरकर फतेहाबाद की तरफ जा रहा था। जत्था जब रोड से गुजर रहा था तो बच्चों से भरी एक स्कूल की बस वहां से गुजरी और इसका हिस्सा बस किसी कांवड़ियों को छू गया। इसी बात पर कांवड़िए भड़क गए और उन्होंने बस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। कांवड़ियों के उनकी उग्रता के बाद गुस्साई स्कूल बस के ड्राइवरों ने सड़क के बीच में बस को लगाकर जाम लगा दिया। और अब आपको ऊना हिमाचल प्रदेश से खबर दिखाता हूं, जहां जोरदार बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से तहसील दफ्तर में पानी घुस गया। पानी के तेज बहाव में लोग फंस गए और इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि तेज बारिश के बाद तहसील कार्यालय कैसे पानी पानी हो गया है। कार्यालय के बीच में ये देखिए, टेबल और कुर्सियों के बीच में से किसी झरने की मानिंद, किसी तेज नाले की तरह पानी बह रहा है। लोग ऊंची कुर्सियों पर, बेंचेस पर पैर ऊपर कर कर बैठे हुए हैं। ऊना हिमाचल की ये तस्वीरें। और जम्मू कश्मीर से अगली खबर, कुपवाड़ा में बादल फटने से भीषण तबाही हुई। अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कुपवाड़ा के मोनाबल में गांव में बादल फटने की खबर है। तस्वीरों में आप देखेंगे नदियां पुल के ऊपर से कैसे अचानक बहने लगी। गनीमत यह कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर देखिए, ये कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, वहां का मोनाबल, जहां अचानक बादल फटा और बादल फटते ही जहां पानी अभी रपटे के नीचे से बह रहा था, पुल के नीचे से बह रहा था, अचानक देखिए कैसे ओवरफ्लो हो रहा है, कैसे ऊपर से गुजरकर पानी आगे जा रहा है। ये लंगेट के मोनाबल की खबर है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको दिखाता हूं उड़ीसा में क्या हुआ। उड़ीसा में बारिश की मार जारी है। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। खुले नाले में एक महिला गिर गई और उसका वीडियो सामने आया है। लापरवाही की स्थिति ये कि ड्रेन को खुला छोड़ दिया गया और बारिश के बीच जल भराव में लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं लगता कि नाली कहां पर है। गनीमत इस बात की रही कि महिला को बचा लिया गया, वरना जिस तरह से हादसा हुआ, कुछ दिनों पहले भी एक बच्ची की ड्रेनेज में गिरने से मौत हो गई। इस समय कई जगहों पर यह भी देखने को मिला है कि मैनहोल खुले छोड़ दिए जाते हैं और वहां पर भी इस तरीके की कई दुर्घटनाएं होती देखी गई हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं ड्रेनेज का एक हिस्सा खुला और उसमें एक महिला गिर गई। शुक्र है कि उसे बचा लिया गया। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं ये कि गाड़ियां किस तरीके से डूबी हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि बारिश की मार जारी है। ये भुवनेश्वर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, उड़ीसा की ही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। यहां नाले में उस युवती की तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी वो आप देख रहे हैं। कार बाइक किस तरीके से पानी में बह रहे हैं और बारिश की वजह से जल जमाव है, सड़कों के ऊपर पानी है, आवाजाही भीषण प्रभावित है। और आगे आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड के टिहरी में कैसे टूटा कुदरत का कहर। लेकिन पहले देखिए ये खबर वायनाड की। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा। लैंडस्लाइड से अब तक 63 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 116 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और अब भी कई लोग लापता हैं। वायनाड में ये भीषण तबाही की तस्वीरें। पिछले 48 घंटे में 572 मिलीमीटर बारिश वायनाड में हुई है। और यहां पर आप वायनाड की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें आपको स्पष्ट नजर आएगा कि कैसे यहां के जनजीवन को उलट पलट कर रख दिया है इस बारिश ने। वायनाड की ये तस्वीरें आपको, अब आप 6 तस्वीरें देखने वाले हैं जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
यहाँ जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पूरा का पूरा इलाका कीचड़, चट्टान और पानी की चपेट में आ गया। चारों तरफ तबाही के निशान हैं। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं किस तरीके से वायनाड इस समय परेशान है, कराह रहा है और वजह बनी है यहाँ की भीषण बारिश। 572 मिलीमीटर केवल 48 घंटे में जब बारिश होगी तो स्थितियां क्या है जरा देखिए। चारों तरफ तबाही के निशान है। अपने साथ ये पानी मलबा लेकर आया है। ये पानी जहां से गुजर रहा है वो भी आप देख रहे हैं। ये गंदला कीचड़ से भरा हुआ पानी इसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। गाड़ियों की स्थिति देख लीजिए। अचानक इतने सारे पानी को अकोमोडेट करने के लिए वहां किसी की तैयारी नहीं थी। 100 से ज्यादा लोग यहां फंसे हुए हैं। राहत और बचाव के काम चलाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे लड़खड़ाते हुए ये काम चल रहे हैं क्योंकि स्थितियां बड़ी विकट बनी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहरहाल जारी है और मॉनिटरिंग रूम से ये भी देखा जा रहा है कि सब कुछ सुचारू चल रहा है कि नहीं। वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम केयर फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है और 50,000 रुपए घायलों को दिए जाने। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है। वायनाड में वॉर फुटिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे के बीच में फंसे हुए लोगों को बचाया जा रहा है। आर्मी के जवान भी मौके पर तैनात हैं। एनडीआरएफ और आर्मी के अलावा एयरफोर्स भी मौके पर रेस्क्यू में लगी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। अब जरा इसे देखिए। पहाड़ से कैसे तबाही आई, कैसे चारों तरफ मलबा फैला और कैसे अब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उसकी ये तीनों तस्वीरें आप देखिए। तस्वीर नंबर 1, 2 और 3। रेस्क्यू बहरहाल वॉर फुटिंग पर जैसा मैंने आपको बताया चलाया जा रहा है। आर्मी, एयरफोर्स और डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवान इसमें शामिल हैं। लेकिन स्थितियां कितनी बुरी हैं, बीचों बीच तस्वीर में आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि रेस्क्यू कितना बड़ा चैलेंज है। और उधर उत्तराखंड में मानसूनी आफत से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोग हलाकान हैं। पिछले दिनों टिहरी में जो भूस्खलन हुआ वहां पर अब भी आफत बरकरार है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उससे लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वेदर डिपार्टमेंट ने टिहरी के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट साउंड किया है। टिहरी बांध का जलस्तर 792 मीटर तक पहुंच गया है। पानी की तेज धार की वजह से नदी के किनारे कटान में बढ़ोतरी हुई है। जान बचाने के लिए लोग घर छोड़ने के लिए और पलायन के लिए मजबूर हो गए। टिहरी की तस्वीरें, टिहरी में अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और इन तस्वीरों में जो अलग अलग जगहों से अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें हैं आपको ये बताएंगी कि किस तरीके से यहां ये आफत लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। नदी के किनारे बने हुए घर, मकान, दुकान, यहां हो रहा कटान और उससे ये कैसे पानी में समाते जा रहे हैं वो आप देखिए। पानी की तेज धार ने यहां, हालांकि ये स्थितियां ये भी बताती हैं कि आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं जरा, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं कि ये जो रास्ता हुआ करता था ये पूरा रास्ता गायब हो गया। आप देख सकते हैं नदी का जो बहाव है उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से रास्ता पूरा गायब हो चुका है। ये तकरीबन 27 तारीख की घटना थी और लगातार ऊपर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो पानी का रंग है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर यहाँ पे तेज बहाव ने कितने बड़ी संख्या में पूरी सड़क को गायब कर दिया है। तो कुल मिलाकर टिहरी में हालात बद से बदतर हैं। मलबे में कई घर दबे हुए हैं, अब भी दबे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया कि वहां स्थितियां कैसी हैं। अब जरा एक और रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ तमाम वो चीजें हैं जो घर गृहस्थी में घरेलू आइटम हैं उस जो यूज में आते हैं। और देखिए लोगों ने यहाँ से जब पानी आनी शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी जान बचाई, यहाँ से भागकर जान बचाई। देखिए टेलीविजन है, कुर्सियां हैं, बाल्टी हैं, तमाम वो सामान है, पलंग है, तमाम वो सामान है
जो यहाँ पर लोगों की ज़रूरत के हुआ करते थे, लेकिन आज वो इन सब चीज़ों से महरूम हैं। अब देखिए, अब जो मैं आपको अब तस्वीर दिखा रहा हूँ तिनगढ़ गांव की है, और तिनगढ़ में से ग्राउंड जीरो से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्थिति, ये जो तस्वीर है जहां मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये पूरा आपको मलबा दिख रहा होगा। ये मलबे के नीचे तकरीबन 8 से 10 मकान दबे हुए हैं। और अब बात ट्रेन एक्सीडेंट की। झारखंड में रेल हादसे पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को निशाने पर लिया है। सांसद कह रहे हैं कि रेल मंत्री अपने प्रचार में लगे हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है और क्या यही शासन व्यवस्था है। ममता बनर्जी का कहना है रेल के डिब्बे चलते फिरते ताबूत बन गए हैं। लालू यादव कह रहे हैं झारखंड में रेल हादसे पर विपक्ष हमलावर है, अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा जा रहा है, अपने प्रचार में लगे हुए हैं, ये कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था? और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, फ्रेम और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। और यूपी विधानसभा में योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज। नेता विपक्ष को बधाई देते हुए उन्होंने तंज किया कि आप तो चाचा को गच्चा दे गए। शिवपाल जी की लगता है यही नियति है, भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम योगी ने ये बातें कही। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। और शिवपाल ने सीएम योगी को जवाब दिया कि आपके संपर्क में रहे, गच्चा आपने भी मारा। आपने गच्चा दिया तो प्रदेश पीछे चला गया। आपके डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे, शिवपाल ने कहा। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो इस समय गच्चा पॉलिटिक्स चल रही है और अखिलेश यादव का भी इस पर पलटवार देखने को मिला है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अखिलेश ने कहा। योगी ने दिल्ली को गच्चा दिया, अखिलेश ने जोड़ा। जी ने कहा कि चाचा को धक्का गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। हमें फिर से अग्निवीर का मुद्दा गूंजा है। नौजवान अग्निवीर को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, अखिलेश यादव का कहना है। तो आज ओबीसी के अधिकारी, और अब आप जरा देखिए क्या चल रहा है संसद में इस वक्त। यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया। अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है मान्यता की। और मैं इस सदन के लिए पढ़ देता हूं सर। नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, आई कोट, आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स। I want my country to be a first class country in everything. The moment we encourage the second rate, we are lost. I unquote. ये किसने कहा? देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा। आप उससे सहमत हो कि नहीं सहमत हो बताइए। माफी मांगोगे उसके लिए कि नहीं मांगोगे? कृपया चेयर को आप एड्रेस करें।
आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी। सर मैं इतना ही कहूंगा और समाप्त करें। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारे हिसाब लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मेरे एक मिनट सर मैं एक बात क्लियर कर दूं। सर मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। और सर ये सारी बातें अगर आप देखेंगे, सबका साथ सबका, मैं रिकॉर्ड दिखवा लूंगा, आप दिखाइए सर। सबका साथ सबका विकास हमने किया सर। अगर अल्पसंख्यक के रूप में अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया। रामनाथ कोविंद जी को ऐसी समाज से आते थे, राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदी जी की पहली सरकार में बनाया गया। एक महिला ट्राइबल को अपनी क्षमता के आधार पर अगर देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो द्रौपदी मुर्मू को हमारी सरकार को। अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज सबसे ज्यादा मंत्री SC ST OBC है तो हमारी सरकार में। सर मैं इतना ही कहूंगा। अब समाप्त करें। सर मैं 2 मिनट में खत्म। सर 2 मिनट। सर MSP, सर ये MSP की बात कर रहे थे। सर MSP कौन लाया? MSP सर 61 के युग में, उस समय के पहले प्रधानमंत्री जी ने लाए, लेकिन इन्होंने उसको गारंटी क्यों नहीं दिया भाई? 61 के बाद 66 में आप लाए, आप इतने सालों तक क्या करते रहे? क्यों नहीं आपने प्रावधान उसका किया? सर दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या की, 1200 किसानों ने गए आप मिलने के लिए। कितने SC ST OBC थे? कितने SC ST OBC थे? सर वहां के OBC का पैसा, SC ST का पैसा, उनका बजट 34% कर्नाटक में खत्म करके अलग कर दिया गया। पूछा आपने क्या उनसे? कौन किया? और सर यही नहीं, मैं पूछता हूं सर मैं पूछता हूं इनमें से सर। अब आप संक्षिप्त समाप्त करें। आप समाप्त सर एक मैं कहना चाहता हूं सर आप देखिए OBC के लिए आज OBC का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं। आप यहाँ पे OBC की बात करते हो सर। माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर। एक बात सर, अग्निवीर की बात कही गई और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेके कहा। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, बहुत छोटा राज्य, 70 लाख की आबादी है सर। देश में कारगिल के समय सबसे ज्यादा शहादत दी तो हिमाचल के वीर सपूतों ने दी। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, 2 हमारे यहाँ से हुए। 1 रैंक 1 पेंशन ये बात 40 साल तक इन्होंने दी। सर अगर दी तो प्रधानमंत्री ने। तो जिस संदर्भ में अभी आप जवाब देख रहे थे अग्निवीर को लेकर, असल में लोकसभा में आज अग्निवीर का मुद्दा गूंजा। नौजवान अग्निवीर को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, अखिलेश ने यह बात कही थी। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार खुद ये बात स्वीकार करती है कि स्कीम ठीक नहीं है, और तभी वो अपनी राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट कर आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, नौकरियां दीजिए। जो अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। अग्निवीर योजना को लेकर संसद में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच भिड़ंत हुई। सपा प्रमुख ने जब कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, तो इस पर बीजेपी एमपी ने कहा कि मैं आर्मी में कैप्टन हूं। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदया,
जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, जहां तक रुजाइए अरे सुनने दो। माननीय सदस्य, आप अपनी सभापति महोदय, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय परमवीर चक्र आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदय, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन में विपक्ष की रैली, जंतर मंतर पर जमा हुए विपक्षी नेता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये सभी विपक्षी नेता एकजुट हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ में बंद हैं और इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ फाइनल चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। और अब उनके समर्थन में इंडिया ब्लॉक के कुछ नेता सड़कों पर दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इसमें इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के कई नेता पहुंचे। भाजपा और भाजपा के नेताओं को बस ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वो विरोधी दल के किसी भी नेता को डरा सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, अगर बीजेपी में ये भ्रम है कि पुलिस के डर से हम पीछे हट जाएंगे, तो उनका भ्रम आज इस सभा ने तोड़ दिया है। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दावा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, जेल प्रशासन केंद्र सरकार के दबाव में अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, सौरभ भारद्वाज ने कहा। अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब है और जेल प्रशासन केंद्र सरकार के दबाव में अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करना चाह रहा है। के घोटाले भ्रष्टाचार के लिए ही ये चक्रव्यूह बनाया गया है। प्रहलाद पटेल ने पूछा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। ये चक्रव्यूह का जो बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी को यही कहना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस का घोटाला, भ्रष्टाचार, इसके लिए जरूर हमारे सरकार ने चक्रव्यूह बनाया है, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स द करप्शन है। तो प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि ये चक्रव्यूह है जरूर, लेकिन ये जनता के लिए नहीं है जैसा कांग्रेस स्थापित करने में लगी हुई है। ये असल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया गया चक्रव्यूह। और अब नवी मुंबई के यश्वी हत्याकांड से जुड़ी खबर बता दूं आपको। यश्वी हत्याकांड का आरोपी दाऊद शेख गिरफ्तार हो गया। कर्नाटक के गुलबर्गा से दाऊद शेख की गिरफ्तारी हुई। नवी मुंबई पुलिस की टीम ने चलाया था अभियान। हत्याकांड के बाद से वो फरार चल रहा था। 20 साल की यश्वी की बर्बरता से हत्या का आरोप है। यश्वी शिंदे हत्याकांड में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार किया और पूछताछ में अब इस खूनी खेल का हर चैप्टर खुलेगा। असल में ये पूरा मामला है क्या, यश्वी हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन आपके सामने रख रहा हूं। 25 जुलाई को यश्वी ने सहेली से मुलाकात का कार्यक्रम बनाया। देर शाम तक वो वापस नहीं लौटी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 26 जुलाई को पुलिस टीमें तलाश में जुटी, परिवार भी तलाश करता रहा।
यशश्री का कुछ भी पता नहीं चला। 27 जुलाई को उरण इलाके से एक लाश बरामद हुई। यशश्री के परिवार को जानकारी दी गई। कपड़ों से यशश्री की पहचान हुई। 30 जुलाई को आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी हुई। यशश्री की हत्या का यह मुख्य आरोपी है और इसको कर्नाटक के गुलबर्गा से धरा गया।